राम राम रोहित भाई, कैसे हो? राम राम अरियन भाई। गुड गुड, आप सुनो क्या चल रहा है। बस जो चल रहा है आप देख ही रहे हो पंजाब में। इसको थोड़ा सा आगे खींच लो। हाँ, हम्म, थोड़ा सा बारी। अभी बेटर है। हाँ, अभी बेटर है। पंजाब में आप देख रहे हो क्या हो रहा है। बद से बदतर हालत होती जा रही है दिन पे दिन। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा तेज़ी से एस्केलेशन हो रहा है। और मैं ये वीडियो दिखाना चाहूँगा सबको। अभी स्क्रीन पे आ जाएगी। ये आप समझाइए कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। सो अभी ये 2 दिन पहले की ही बात है जब अजनाला में हम्म। अमृतपाल सिंह संधू करके एक भाई साहब घूम रहे हैं आजकल। उनके एक असिस्टेंट हैं जिसका नाम है लवप्रीत सिंह तूफान। हम्म। तूफान सिंह भी बोलते हैं उसे। उसको पुलिस ने इंक्वायरी के लिए बेसिकली पुलिस स्टेशन में डिटेन किया था। उसको छुड़ाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए, अगर आप वीडियो ध्यान से देखें, हम्म। नॉट ओनली इज देयर अ ह्यूज क्राउड, आपको एक पालकी दिखेगी। हम्म। और पालकी में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप रखा हुआ है उन्होंने। इसको साथ में लेके चल रहे हैं ये लोग। उसी को साथ में लेकर चल रहे हैं पंजाब पुलिस पर दबाव डालने के लिए कि आप कुछ ना कर सके। एक तरह से उनके हाथ बांध दिए गए हैं। ये कितना खतरनाक खेल खेला है इन्होंने, इसकी गहराई अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा है। क्योंकि ये करना क्या चाह रहे हैं, ये एक तरह से बेअदबी का इंसिडेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं पंजाब में, हम्म। जिससे कि पूरे पंजाब में आग लग सके इस समय। अगर ज़रा सा भी नुकसान पालकी को होता या गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप को होता, क्या हो सकता है सबको पता है। इस समय पंजाब में जिस तरह की विषम स्थिति बनी हुई है, आग लगने के लिए एक छोटी सी चिंगारी भी, बिल्कुल जैसे सूखी लकड़ी के ढेर में एक चिंगारी भी आग लगा सकती है धधकती हुई, वही हाल है इस समय पंजाब का। और ये आज से नहीं हो रहा है, पिछले 1 साल से। मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ, लिख लिख के थक गया हूँ हम्म। कि इसको अभी काबू कर लीजिए, वरना ये परिस्थिति काबू से बाहर जा रही। और अब पता नहीं अब मैं क्या बोलूँ। अब तो मुझे लगने लगा है कि इसका शायद कोई समाधान भी नहीं दिख रहा मुझे। तो उस स्थिति में चला गया, या तो मेरी समझ के बाहर इसका क्या समाधान है। तो ये स्टेज क्या है अब? कौन सी स्टेज में हैं हम इस टाइम? तो अभी आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने एक लेख लिखा था, उसमें मैंने 5 स्टेजेस ऑफ टेरर डिस्क्राइब किए थे। तो स्टेज 1, और ये अंग्रेजी में है तो अब बाद में हम तर्जुमा कर सकते हैं, कि एक तरह के खास विशेष इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट, मतलब क्या कहते हैं, चलिए हिंदी में ही बोल देता हूँ, इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट में बार बार ये परिस्थिति बनाई जाएगी कि बेअदबी की घटनाएं होती रहें। हम्म। और बेअदबी की घटनाएं पिछले 1.5-2 साल से तो कुछ ज़्यादा ही सुनने को मिल रही हैं। उनमें से एक विशेष घटना तो हुई थी जो दरबार साहब के गर्भगृह के अंदर ही, जहाँ पे प्रकाश होता है गुरु गुरु महाराज जी का, वहीं पर एक आदमी की हत्या की गई हम्म। क्योंकि उसने रुमाला को पैर लगा दिया था। आज तक ये क्यों नहीं, अगर ये बेअदबी की ऐसी ही बात थी, अब मैं ये नहीं कहता कि बेअदबी का कोई वो नहीं होना चाहिए, उसका विशेष दंड जरूरी है, लेकिन उस आदमी की हत्या कैसे करी गई, आज तक उसके ऊपर कोई केस या पर्चा क्यों नहीं दायर किया पंजाब पुलिस ने। उन्होंने ये तक कोशिश नहीं की कि इसको पकड़ के पूछे कि भाई तू है कौन, तेरे को भेजा किसने। किसी ने कभी इस बात पे गौर फरमाया? एक आदमी की हत्या हो जाती है, वो आदमी की पहचान आज तक नहीं है, कहीं पहचान नहीं है उसकी। सोचिए आप, ये कैसे हो सकता है? ये कौन सा शासन तंत्र है जिसमें आप किसी की पहचान नहीं है? आधार कार्ड के ज़माने में जब गाय तक के आधार कार्ड बन जाते हैं, सॉरी फॉर हम्म। द फेसिशियसनेस हियर, बट अगर उसके बन सकते हैं, इस आदमी का क्यों नहीं है कोई पहचान पत्र? जो लिंचिंग हुआ है, हाँ तो इन लोगों का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था सिंगू बॉर्डर पे, हाँ, तब भी एक लिंचिंग हुआ था। उसका था तो ज्ञान था ना, संज्ञान हो गया था ना कौन था वो। हाँ। इसका क्यों नहीं हो पाया आज तक, या किया क्यों नहीं गया है? हाँ। और अभी तक करने वाले जो थे उस घटना को, वो क्यों खुले घूम रहे हैं? ये सवाल कोई नहीं जवाब, इस सवाल का, प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रहा है इस समय। हम्म। अगला चरण क्या होगा इसका? अगला चरण होगा जब सिख हिंदू जो वैमनस्य है वो बढ़ाया जाएगा। हम्म। इन द सेंस कि आपके बीच में अब ये तनाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सामाजिक तनाव बनाया जाएगा जान के, हम्म। इन्हीं मुद्दों को लेके। क्योंकि ये जो होगा कि अगर आप देखें तो खासतौर पे जो पंथक लोग हैं, जो विशेष पंथक में भी जो विशेष तबका है जो आज़ादी की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है या संघर्ष की बात करता है, वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र की तरह ही देखते हैं, कोई भी पार्टी चाहे शासन में हो। तो उनके लिए जो ये सब होगा, ये हिंदू भारत की एक साजिश की तरह देखा जाएगा। और उसका जो खामियाजा है, पंजाब में रहने वाले जो हिंदू समुदाय हैं, के जो लोग हैं जो अभी माइनॉरिटी में आज हैं, उनको झेलना पड़ेगा।
1980 के दशक में ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले से घटनाएं शुरू हो गई थी, और उसी तौर पे पिछले 4-5 साल से तो घटनाएं चली ही जा रही हैं। लोन वुल्फ इंसिडेंट्स होए जा रहे हैं, चाहे आरएसएस के लीडर्स के मारने की साजिश हो, उनकी हत्याएं हो, या महंतों की हत्याएं और पिटाइयां हो, कि जिनके किस्से पंजाब से पिछले 3-4 साल से निकल के आ रहे हैं। अब बस उसका जो जैसे होता है ना मोमेंटम आएगा, उसमें गति आएगी, उसके इन घटनाओं के गिनती में बहुत बड़ी बढ़ोतरी दिखती हुई हमें दिखने वाली है। वो चली रही है, अगर हम उसको क्यूमुलेटिवली देखें तो बहुत बड़ा नंबर है पिछले कुछ सालों से, लेकिन वो और बढ़ेगा। और मंदिरों की बेअदबी या मंदिरों का जो डेसिक्रेशन जिसे बोलेंगे, वो भी चला ही आ रहा है। अगर आप हिंदी पर समाचार पत्र पढ़ते हैं तो आपको ये दिखेगा होता हुआ। अब ये देखिए, आपने कहा कि हिंदू और सिख के बीच में ये जो खाई है इसको और गहरा करने की कोशिश होगी, और इनके बीच में तनाव भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अभी ये एक 4 महीने पहले का ये स्टेज तो जा चुकी है। बिल्कुल 4 महीने पहले का एक स्पीच है अमृतपाल का। अब मैं इसको थोड़ा सुनाना चाहूँगा सबको, क्या बोल रहा है ये, और उसको आप समझा देना हिंदी में। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਹਲਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੋ, ਉੱਥੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ? ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਅ ਚੜਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਗ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਹੁਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਲਿਖਤ ਲਿਖਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਿਆ ਲਓ ਜੀ ਬਿਹਾਰੀਓ, ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਓ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਂਭ ਲਓ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਓ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੋ, ਕੁਛ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭੱਜਿਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਿਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਿਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਹੂ ਡੋਲ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਜਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। आज तुसी जे गद्दारी क्या है ये? आप ये बताओ, क्या गद्दारी की बात हो रही है और क्या बोल रहा है ये यूपी वालों, बिहार वालों, झारखंड वालों? पिछले 6 महीने से मैं बोल बोल के थक गया हूँ। द फंडामेंटल प्रेमाइज ऑफ वारिस पंजाब डे इज ए xenophobic communal casteist प्रेमाइज। इसकी जो नींव है वो सांप्रदायिक है, वो जातिवादक है, और खास तौर पे वो सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाली है। ये जब दस्तारबंदी का इंसिडेंट है जिसकी बात कर रहे हैं, ये भिंडरा वाले के गांव में हुई है दस्तारबंदी, और उस दिन जो इसने भाषण दिया है, इस भाषण में बोला है कि अगर पंजाब, खासतौर पे पंजाब से इसका मतलब होता है सिख युवा जो हैं, अगर उनको इतना ही चाव चढ़ा है आइलेट्स करके बाहर भागने का, जबकि उनको यहाँ खड़े होकर युद्ध लड़ना चाहिए। ये देखिए, जंग लड़िए, बार बार जंग की बात करता है वो, जंग लड़िए। अगर जंग लड़नी आइलेट्स करके जाना है तो मैं और आप दोनों एक एफिडेविट टाइप बना लेते हैं, पर्चा काट के, मैं भी साइन कर दूंगा, आप भी साइन कर दो, कि बिहार वालों, यूपी वालों, हरियाणा वालों, झारखंड वालों, हिमाचल वालों, तुम इधर आओ, तुम मूर्तियां पूजो, तुम जनेऊ डालो, तुम इधर शराब बेचो, तंबाकू खाओ, नशे करो इधर, जो कितना बड़ा झूठ है, क्योंकि वही करता है नशे। तो कर कौन रहा है पिंडों में, कौन कर रहा है नशा? इसका इम्प्लीकेशन वही है, इसका इम्प्लीकेशन ये है कि यही लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। ऊपर से ही इसने पंजाबी हिंदुओं के ऊपर उंगली उठा के ये कहा कि तुम ही असल में पंजाबी भाषा के गद्दार हो। और ये उस इंसिडेंट की 1960 के दशक की बात कर रहा है, जब सेंसस के ऊपर, सेंसस के माध्यम से प्रेशर डालने की कोशिश की थी कि पंजाब को पंजाबी सूबा बनाने की जब हमने बात करी थी, उसमें भाषा का जो उन्होंने दुरुपयोग करने की जरूरत करी थी। और ये 1966 की किताब है, बिफोर द क्रिएशन ऑफ पंजाब, बलदेवराज नायर की। पंजाब को क्यों, पंजाबी को डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही थी।
हिंदी वालों के साथ हो रही थी डिस्क्रिमिनेशन तो। एग्जैक्टली पंजाबी बोलने वाले जो क्षेत्र थे, पंजाबी भाषा के तौर पे जो बहुल क्षेत्र थे, उनका विकास जो था वो हिंदी क्षेत्रों से अधिक था। उधर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर बेटर देन से हरियाणा और हिमाचल, जो आज हिमाचल में चले गए हिस्से। तो ये किसी तरह की बात करते हैं भाई। ये वही है जो सेकंड स्टेज है। बिल्कुल आपने डिस्क्राइब किया कि कैसे मतलब बनाया टेंशंस क्रिएट की जा रही हैं। नॉट जस्ट दिस, आप ये सोचिए इसकी इन भाषणों के आसपास ही एक छोटे नेता सुधीर सूरी की हत्या हुई थी। वही मैं अगली बात में वही बोलने वाला था कि ये देखिए, ये एक वीडियो है ट्विटर पे आया 13/11/2022 की है कि जब उसने हत्या की थी जिन्होंने संदीप सिंह की। बिल्कुल ये संदीप सिंह ने जिसकी हत्या की थी, हाँ। सुधीर सूरी की, शिवसेना का जो लीडर था, सब हाँ, अमृतसर पुलिस वाले खड़े थे उधर, आपको याद हो? उनकी प्रेजेंस में हुआ उनकी प्रेजेंस में उसको गोली मारी है। बिल्कुल। और इन्होंने जब ये कोर्ट में लाया गया तो फूलों से बारिश करके इसके वेलकम हुआ है। बिल्कुल। अब मुझे अब कहना नहीं चाहिए ना, मैं ज्यादातर मैं टिप्पणी करने से बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये तो पूरी मुल्लायत बना रखी है ना। ऐसा कब हुआ है पिछले कुछ साल, दशकों, पिछले 1 दशक या 2 दशक में अगर आप सोचें, जब सलमान तासीर की हत्या हुई थी ब्लास्फेमी के केस में, तो जिसने उसकी हत्या करी थी उसके ऊपर इसी तरह, गुलाम कादरी था शायद उसका नाम, उसके ऊपर इस तरह की फूलों की वर्षा हुई थी कोर्ट में, लाहौर में। और पीछे चले, महाशय रामपाल की हत्या करने वाले के ऊपर इसी तरह की पुष्प वर्षा हुई थी उस समय। बेअदबी की ही बात चली थी उसमें। तो अब ये क्या बना रखा है इन लोगों ने? ये कौन है? क्या करना चाह रहे हैं ये? अब ये देखिए, ये कंपेटिटिव कम्युनलिज्म क्या चल रही है, और असल में इसका सारा श्रेय जो जाता है वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि अकाली दल बादल के सर पे जाता है। आज वो उनके जो नेता हैं जो बोल रहे हैं जी हमें खालिस्तान नहीं बनाना है, हमें ये नहीं करना है, तो एसजीपीसी ये दोहरा चरित्र क्यों दिखा रही है? एसजीपीसी के कंट्रोल करने वाली कौन सी पार्टी है? शिरोमणि अकाली दल बादल गुटी तो है ना। तो वो क्यों ये डबल गेम खेल रहे हैं हम सबके साथ? को ये समझा है ना। एक तरफ तो बोलते हैं ये नहीं चाहिए, दूसरी तरफ इसके जैसे जो सुधीर, ये जो संदीप सिंह है, क्या नाम है इसका? हाँ, संदीप सिंह। इसके परिवार को क्यों लीगल एड मिलती है एसजीपीसी के माध्यम से? एसजीपीसी सिर्फ इसको ही नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश में एक सिख युवा को इसलिए गिरफ्तार किया कि भिंडरा वाले का पोस्टर ट्रैक्टर पे लगा के घूम रहा था, और उसके लिए लीगल एड एसजीपीसी दे रही है, और एसजीपीसी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी उसको छोड़ो। क्यों भाई? ये क्या दोहरा गेम खेल रहे हैं? मुझे ये बताओ। दोगला गेम ही है ना ये, और क्या कह सकते हैं इसको? ये हथियार लेके घूम रहे हैं आदमी, इसके जो जितने अमृतपाल संधू की जितनी बड़ी कोठरी है उसके आसपास जो घूमती है, जो उसकी सिक्योरिटी बन के घूमती है। पंजाब में एक कानून, एक विधेयक पास हुआ था पीछे कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ आर्म्स इज प्रोहिबिटेड। उसी के सिलसिले में 1-2 जो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सिंगर है उनको अरेस्ट, उनके ऊपर पर्चे भी फायर हुए। इसके ऊपर कुछ क्यों नहीं होता? ये क्या नकली बंदूकें लेके घूम रहे हैं? आर्म्स एक्ट जो अभी ये लेके आए, सबकी बंदूकें ले रहे थे ये। हाँ, तो इनकी अभी क्यों ये नहीं लेते हैं? आम आदमी पार्टी वाले। हाँ, अभी इनकी सरकार में ये चालू हुआ था कि हमको ये आर्म्स कल्चर खत्म करना है, तो ये क्यों नहीं होता? हाँ, इनकी हिम्मत नहीं है इसके खिलाफ करने की। अब आपने आम आदमी सरकार की बात करी है ना, चलिए एसजीपीसी का पहले कंप्लीट करते हैं। एसजीपीसी का भी और वो स्टेज भी। एसजीपीसी, अब आप ये देखिए पिछले 2-3 साल से एसजीपीसी क्या क्या गेम खेल रही है। ये कंपेटिटिव कम्युनलिज्म चल रही है इस समय पंजाब में भयंकर। तुम एक पत्ता फेंको, मैं दूसरा पत्ता फेंकूं काटने के लिए। आग एसजीपीसी ने कैसे लगाई है? 2021 में या 2022 में एसजीपीसी वाले बोलते हैं, आपको बताता हूँ मैं, रुकिए, क्योंकि लोग बोलते हैं ना मैं तो ऐसी हवा में बात करूँ ना, मैं बताता हूँ इनको क्या कहते हैं। 2022 जून 6 की खबर है बिजनेस स्टैंडर्ड की, ऑटोमेटेड फीड है खैर IANS की। जत्थेदार साहब जो हैं वो स्पीच दे रहे हैं, काल तख्त की एनुअल स्पीच दे रहे हैं, और वो बोलते हैं कि हर सिख को आधुनिक हथियार रखने चाहिए। क्यों भाई? ऐसा क्या खतरा है सिख कम्युनिटी को? कोई बताए ना मुझे क्या खतरा है, जो आप इतने एडवांस वेपनरी की बात कर रहे हैं। और ये देखिए सुद्धे मूसेवाला के मरने की बात की घटना है, जब गैंग वायलेंस पूरी तरह एक्सप्लोड होना शुरू हो गया था उस टाइम पे। वो तो छोड़िए, और सुनिए क्या किस तरह की बातें करते हैं। 2021 सितंबर
अकाल तख्त जत्थेदार साहब जो हैं, मानजोग जत्थेदार साहब जी, वो ब्रिटिश टेरिटरी में, ग्रेट ब्रिटेन में होने वाले सेंसस के ऊपर जो जनगणना होती है उसमें बोल रहे हैं कि सिख जो हैं अपने आप को वखरी कौम दिखाएं जब वो उनकी एथनिसिटी पूछी जाए। बोले हमारी एथनिसिटी सिख है। अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यही बोलते हैं ना, संगत तारण को गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। उन्होंने वखरी कौन बोला था? ऐसी ऐसी तो ये बातें करते हैं। अब ये देखिए, चलिए ये तो इनकी एसजीपीसी की खासियत तो रही है। अब ये अमृतपाल जो कर रहा है वो तो बेसिकली एसजीपीसी की बताई हुई बातें कर रहा है ना, और क्या कर रहा है वो। अब अगर हम स्टेज 3 की बात करें, देर इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ हीरो फिगर एंड अ मार्टर। दीप सिद्धू के साथ पूरी कोशिश हुई, पर दीप सिद्धू का पत्ता चल नहीं पाया उस लेवल पे जिस तरह चलना चाहते थे। लेकिन आज अमृतपाल संधू दीप सिद्धू से भी बहुत बड़ा बन चुका है। अमृतपाल संधू की जो, लेकिन देखिए कितनी हैरानी की बात है, दीप सिद्धू का परिवार बोलता है कि हमारा इस अमृतपाल संधू से कुछ लेना देना नहीं है। इसने वारिस पंजाब डे को हाईजैक कर लिया है। दीप सिद्धू ने इसके फोन ब्लॉक कर दिए थे 6 महीने पहले मरने से। तो ये कौन है? ये कहां से आया? दुबई से। जो 2 साल पहले तक केश भी नहीं रखता था, पतित सिख माना जाता था, एकदम से वो पंथ की कहां से बात करता है? अमृत भी चख लेता है। अमृत चखने के लिए वो इंडिया क्यों आया? मुझे ये बताओ। गुरुद्वारे तो मेरे ख्याल दुबई में भी 1-2 हैं, अमृत तो वहां भी चख सकता था। ये तो कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की ही बात हो रही है ना। एक हीरो फिगर ऐसा जो कल को अगर इसको कुछ हो जाए, भगवान ना करे, कोई बेवकूफ़ी कर दे इस तरह की कि इसको कुछ हो जाए, आग लगने में तो 2 क्षण नहीं लगेगा ना। भिंडरा वाले को भी ऐसी हीरो बना के फिर शहीद बनाया गया ना। और भिंडरा वाले तो मरने के बाद 10 साल का 20 साल तक तो लोग उसको पूछते भी नहीं थे उस स्तर पे। जबकि गुरुद्वारों में तो ये बात कही जाती थी कि जो महापुरुष हैं वो गायब हो जाते, अंतर ध्यान हो जाते हैं अपनी मर्जी से और अपने आप आएंगे वापस। भिंडरा वाले के बारे में ये प्रचार फैलाया जाता था। आज उसको शहीद का दर्जा देके घूम रहे पिछले 6-10 साल से। किसने शुरू किया? ये एसजीपीसी ने ही शुरू किया था मेमोरियल बनाना उसके लिए। क्यों बनाया मेमोरियल? भिंडरा वाले को कोई याद नहीं करना चाह रहा था। क्यों? उसके लिए उसकी मतलब याद को आग लगाई गई बेसिकली। और पोस्टर लगे हुए हैं सभी गुरुद्वारों में। तो अब तो वो तो नॉर्मल हो गया ना। तो एसजीपीसी अप्रूव्ड हो गया ना ये तो। जत्थेदार साहब, मानजोग जत्थेदार साहब उस समय के जो थे उनके अप्रूवल में ही हुआ ना। ये कौम का शहीद तो उसी को डिक्लेयर किया गया है ना। स्टेज 4 में एक इंसिडेंट आएगा जहां पे मेरा मानना था उस समय कि गुरुद्वारे को फ्लैश पॉइंट बनाया जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये गुरुद्वारे से भी आगे जा चुकी है बात। या तो जिस तरह की हरकत हुई है, गुरु ग्रंथ साहब जी के, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश को, एक स्वरूप को पालकी में लेके आना, ये वही हो रहा है। शील्ड की तरह यूज करना। पुराने जब ये इस्लामी जो होते थे, जब किसी भी राज्य पे हमला करते थे भारत में, ये गाय लेके चलते थे, ये औरतें लेके चलते थे, हिंदू औरतें, हिंदू बच्चों को लेके चलते थे, क्योंकि वो अवध्य होते थे। ब्राह्मणों को बांध के ले जाते थे। कभी किसी ने सोचा ये? कितना, मतलब ये कहां से आ रही है बात? मुझे इसी बात का डर था कि ये कुछ तो ऐसा करेंगे जिसमें कि मतलब शासन तंत्र जो है वो लाचार हो जाएगा, बेबस हो जाएगा बिल्कुल। और वही परिस्थिति बनाई गई है। डीएसपी पठानकोट ने भी यही बोला कि अगर हम कुछ भी एक्शन लेते जो इन्होंने स्टॉर्म किया है पुलिस स्टेशन अजनाला में, अगर ये कुछ भी पुलिस थोड़ा सा भी वो करती और श्री गुरु ग्रंथ साहिब को कुछ हो जाता, बिल्कुल थोड़ा सा भी कुछ गलती से भी, अगर वो पालकी का शीशा भी टूट जाता तो पूरे पंजाब में आग लगनी, पूरे पंजाब में फैलती आग, बहुत भयंकर आग फैलती, जिसको काबू कर पाना किसी आर्मी के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाला है। इस समय जो आग दहक रही है पंजाब में, जो हमें पता भी नहीं चल रहा है। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, माइंड यू। ये अमृतपाल संधू की जो क्षमता है आग फैलाने की, ये आज से 3 महीने पहले भी देखी जा चुकी है। भाई साहब ने स्टेज गुरुद्वारे में से ये अपना हुक्मनामा जारी कर दिया कि जो ये फर्नीचर लगा के बैठते हैं ना गुरुद्वारों में, अब देखिए फर्नीचर क्यों लगाते हैं। इतनी संगत है जो बुजुर्ग है, घुटनों की समस्याएं हैं, टांगों की समस्याएं हैं, उठना बैठना एक उम्र के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो जो श्रद्धालु लोग हैं, जो आना चाहते हैं, जो दर्शन लेना चाहते हैं स्वरूप के, जो वचन सुनना चाहते हैं स्वरूप से, जो अपना अपना राग पाठ सुनना चाहते हैं, है ना, जो वाहे गुरु जी का नाम जपना चाहते हैं, उनको बैठने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, आसन। अब आपको ये दिक्कत है कि ये आसन जो है आपको महाराज गुरु महाराज जी के बराबर स्तर पे लेके आ रहा है। ओ यार, इससे सिंपल सोल्यूशन ये नहीं हो सकता कि आप गुरु महाराज जी की गद्दी और ऊंची कर दें? लेकिन ये स्वीकार्य ही नहीं है उसको। जालंधर के मॉडल टाउन गुरुद्वारे में ये तमाशा किया गया, जहां पे फर्नीचर को निकाल के, ये भी नहीं कि फर्नीचर को कहीं फेंक दो या दान कर दो, उसको जलाया गया तोड़ के, ये बोल के कि ये लकड़ी भी गुरु साहब की बेइज्जती कर चुकी है। और इस तरह की घटनाएं फिर पूरे पंजाब में दिखी हैं। और मध्य प्रदेश में भी ये हुआ था, सिंधी कम्युनिटी के साथ जो किया गया है। ये कौन कर रहा है? एसजीपीसी के लगाए हुए टट्टू कर रहे हैं तेरे से, क्षमा कीजिए शब्दों के कड़े प्रयोग का, लेकिन यही कह सकता हूं मैं। सिंधी समुदाय को बुली करने की कोशिश की गई है, खासतौर पे जो उनमें जो उदासी संप्रदाय के लोग होते हैं। जिनको नहीं पता है वो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता दीजिए। तो सिंधी समाज की एक बड़ी अनोखी विशेषता है कि सिंधी समाज में उदासी संप्रदाय के भी बड़े मानने वाले हैं। उदासी संप्रदाय क्या है? उदासी संप्रदाय है जो बेसिकली हिंदू और सिख मत दोनों को साथ लेके चलते हैं। तो अगर आप उदासी संप्रदाय के ठिकाने जिन्हें बोलते हैं सिंधी में, मंदिरों में या पूजा घरों में जाते हैं, तो ना सिर्फ गुरु साहब का प्रकाश होता है, साथ में वेदों को भी रखा जाता है। वहीं पे बाबा नानक की मूर्ति भी होती है, वहीं पे श्री कृष्ण और श्री राम भी बैठे होते हैं। तो ये तो एक परंपरा है। आप इसका बहुत अच्छा उदाहरण है जैसे चतवारी दरबार जो सिंध में आपका मीरपुर खास है, या फिर सक्कर में, या फिर सक्कर के पास जो सिंध नदी में एक आइलैंड है जिसका नाम साध बेलो है। ये 100, 200, 250 साल पुरानी परंपरा है। खासतौर पे चेलाराम जी करके एक बड़े फेमस सिंधी, अपने को सहजदारी सिख कहते हैं, वो प्रचारक हैं ग्रंथ साहब जी के। उन्होंने भी ये बात बोली है कि हमारे पुरखों को महाराजा रंजीत सिंह के समय ये प्रकाश, हस्तलिखित प्रकाश मिले थे गुरु ग्रंथ साहब के, जो कई परिवार आज भी संभाल के बैठे हुए सिंध के। पार्टीशन के बाद भी सिंधी जो अपनी जान बचा के भागे, चाहे सब कुछ छोड़ के आए, गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश को नहीं छोड़ के आए, वो अपने साथ लेकर आए, अपनी जान को खतरे में लेके। और ऐसे लोगों को आपने बुली किया है ये बोल के कि आप बेअदबी कर रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या परिस्थिति बनेगी? सिंधी समाज तो फिर वो उनको बोला गया कि या तो आप ये मूर्तियां हटा लो। हाँ, उनको ये बोला मूर्तियां हटाओ, हाँ, नहीं तो हम इसको गुरुद्वारा डिक्लेयर कर देंगे। हाँ, ये धमकी दी गई है। और ऐसे में सिंधी समाज जो अहिंसा प्रिय समाज है इस देश का, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स है, हमारी देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है सिंधी समाज, अपने छोटे नंबर होने के बावजूद। देता ना, दूध में शक्कर वाली बात करते हैं ना, वो सिंधी समाज हमारे देश का है। आपने खासतौर पे जो उदासी हैं उनमें, आपने उनके लिए कोई रास्ता नहीं, विकल्प छोड़ा कि सिवाय स्वरूपों को लौटाने के। अब रो रहे हैं सारे, लौटाने शुरू कर दिए हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, हरियाणा में भी सुनने में आ रहा है। अब ये रो रहे हैं, अब जी कमेटियां बिठा रहे हैं, अब बोलते हैं एसजीपीसी वाले कि जी नहीं, हम तो ये यहाँ पे तो सौहार्द है, यहाँ पे कुछ नहीं है, हमने उनको तरीका बता दिया है। तो ये इतने सारे स्वरूप क्यों वापस हो रहे हैं? सोचने वाली बात है ना। ये इन्हीं की बनाई हुई हरकत, इन्हीं की बनाई हुई मतलब जाल है जिसमें ये खुद उलझ गए हैं इस समय। तो ये कंपेटिटिव कम्युनलिज्म जो इन्होंने शुरू करी है, उसका परिणाम हमें अमृतपाल सिंह में देखने को मिल रहा है इस समय। कौन है ये बंदा? क्या बैकग्राउंड है इसका? मैं भी हैरान हूं पर्सनली। मुझे ये पता है कि ये दुबई से आया है, मुझे ये सुनने में आया कि ट्रांसपोर्टर परिवार से है, लेकिन ये एकदम से इतना हाई प्रोफाइल कैसे हो गया, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। आप इसकी बातें सुने बहुत ध्यान से, ऐसा लगता है ही इज ट्यूटर्ड। मैं ये नहीं बोलूंगा ही इज नॉट रेड, बट ही सीम्स ट्यूटर्ड। एक इसने इंटरव्यू दिया था, देश पुआड़ करके एक पंजाबी चैनल है यूट्यूब पे, उसमें उसने एक बात बोली, और खालिस्तानी समर्थकों में एक ये बात है जिस पे कभी कंसेंसस नहीं बन पाता, जिसकी वजह से उनका बहुत मजाक भी उड़ता है। आप हमें गवर्नेंस स्ट्रक्चर बता दो खालिस्तान का। आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो गए, आप प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी हो गए, आप मोनार्की हो गए, क्या हो गए बताओ? इस अमृतपाल ने बहुत ही चालाकी और समझदारी का एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उसने बोला, अगर मैं आपको आज गवर्नेंस स्ट्रक्चर बता दूं
सहमत हो सकते हो आप लोग सब मिलके? नहीं हो सकते ना, इसलिए मैं बॉदर ही नहीं कर रहा उसके बारे में। देख रहे हैं मतलब, ये तभी हो सकता है या तो इसको किसी ने सिखाया है ये, ठीक है। इतना इंटेलिजेंट तो मैं नहीं मान सकता उसको, पढ़ा लिखा मैं मान सकता हूं, नॉट इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, मे बी अदरवाइज, बट इस तरह की बातें वो नहीं कर सकता। उसको किसी ने जबरदस्ती जान के सिखाया है, ये मेरा पूरा मानना है। और ये एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, 3-4 बारी बोल चुका है ऐसी बात। और अभी वो देखिए जो स्पीच दिया था इस अजनाला इंसिडेंट के बाद, उसमें उसने क्या बोला है कि खालिस्तान का जो मूवमेंट है वो डिमांड जो है वो इंटेलेक्चुअल तरीके से देखना चाहिए। एग्जैक्टली ये कौन सिखा सकता है ऐसी बातें? मैं वही समझ नहीं पा रहा हूं। बफर की बात कर रहा है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बफर। अरे कहाँ का बफर भाई, इधर से राजस्थान का बॉर्डर लगेगा, उधर से जम्मू का लगेगा। अरे वो तो छोड़िए ना, ये पता है क्या है इनका खालिस्तान का मैप, मुझे कोई बता दे। चलो आज हम इस बार बात कर लेते हैं। कभी तो आप सिर्फ इंडियन पंजाब को खालिस्तान दिखाते हैं, कभी आपके खालिस्तान में जम्मू कश्मीर भी है, हिमाचल भी है, उत्तर प्रदेश के भी हिस्से हैं, श्री गंगानगर भी है, बीकानेर भी है, जैसलमेर भी है, जोधपुर भी है। मतलब ये तो ऐसा होगा कि कहीं पे भी आपको 2 सिख खड़े दिखाई दे रहे, वो खालिस्तान है आपका, है ना। दिल्ली भी है, हरियाणा भी है। ये क्या अच्छा वो तो है एक पुराना मैप है 80s का जिसमें कि कश्मीर नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, बाकी पूरा इंडिया खालिस्तान है इनका। ये मेरे को 4 मैप दिख चुके हैं, 3 मैप तो इनके दिख चुके हैं। अच्छा लैंग्वेज क्या होगी जी? 1971 के आसपास, 71 की बात है, जब ये खालिस्तानी इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान डिक्लेयर की गई थी जगजीत सिंह चौहान द्वारा, माइंड यू। सो दिस इज दैट ओल्ड, ध्यान रखिए 71 की बात कर रहा हूँ। तो वो अपनी करेंसी और अपने पासपोर्ट इशू करता था। आपको पता है लैंग्वेजेस क्या थी उस पासपोर्ट में? इंग्लिश, फ्रेंच एंड पंजाबी। फ्रेंच? हाँ जी, मुझे समझाओ क्यों? फ्रेंच इज नेटिव टू पंजाब। इंग्लिश तो चलो मैं फिर भी मान लूंगा, तुसी अंग्रेजा नाल लड़े, तुसी अंग्रेजी नाल लड़ रहे हो, चलो जी मान लिया। बताओ ये क्यों? ये क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने? एंड ये बात को ध्यान रखना चाहिए, आईएसआई ने कभी भी उस लेवल पे आर्मिंग नहीं करी खालिस्तान मूवमेंट की 80s में आफ्टर ब्लू स्टार। कि आप सोचिए किस तरह के वेपन्स होते थे इन लोगों के पास। एट बेस्ट रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड, हैंड प्रोपेल्ड रॉकेट लॉन्चर, आरपीजीज जो होती हैं वो होती थी। अदरवाइज उसके आगे कभी इन्होंने कभी उनको कोई टैंक दिए, कभी इन्होंने उनको कोई मिसाइलें दी, कुछ मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड एंटी हेलीकॉप्टर मशीन्स दी, कुछ नहीं दिया ना। तो उनका तो पर्पस सिर्फ न्यूसेंस क्रिएट करना था उस समय। 2019 में लेकिन आफ्टर द एक्शन ऑन आर्टिकल 370 दैट टुक प्लेस, जिसमें कि बेसिकली 370 को वाटर डाउन किया गया। लोग बोलते हैं ना स्क्रैप किया गया, एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए स्क्रैप किया, मेरा मानना है आर्टिकल। हाँ बेसिकली वो आर्टिकल तो टेक्निकली अभी भी है। बेसिकली उसका मतलब ये हो गया है कि अब जो भी लॉ इंडिया में है वो वहां पे लागू बेसिकली। हाँ सो एक K2 प्रोजेक्ट जो बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, कश्मीर एंड खालिस्तान, उसको रिवाइव किया गया टू द एक्सटेंट कि अब हमें ये आग लगानी है। अब मेरा मानना है, एंड आई होप द इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव मोर एविडेंस, बिकॉज मैंने न्यूज में पढ़ा भी है कई जगहों पे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगा है कि आईएसआई पूरी कोशिश कर रहा है। इज दिस एन आईएसआई प्लांट? दुबई के रास्ते से बहुत आईएसआई की एक्टिविटीज हमने देखी हैं पास्ट में भी, नेपाल के रास्ते से भी बहुत देखी हैं। सो इसमें कुछ मुझे नया नहीं लगेगा अगर ये हो रहा है। खाने के पैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे करतारपुर साहिब कॉरिडोर में क्या किया हुआ है आईएसआई ने हमको पता है। करतारपुर साहिब के गुरुद्वारे पे बोर्ड लगा रखा है एक रॉकेट ग्रेनेड लगा के कि इधर इंडियन एयरफोर्स ने 1971 की वॉर की जंग में बम फेंका था, लेकिन वाहेगुरु ब्रैकेट अल्लाह के करम से कुछ नहीं हुआ गुरुद्वारे पे। क्यों भाई? पाकिस्तान में जो गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है सपोजिटली, उसको कौन हेड करता है? उसको हेड करता है एक आदमी जिसका नाम है गोपाल सिंह चावला। जब सुधीर सूरी का मर्डर हुआ था, गोपाल सिंह चावला ने एक वीडियो इशू किया था। उसने इन लोगों को बधाई दी थी, उसने बोला बल्ले शेरा, सदके जावा तेरे में। और उसने एक सीरीज ऑफ लोगों को धमकी दी थी, जिसमें एक सिख भी हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, जो इनका विरोध करते हैं पंजाब के अंदर बैठ के, कि इनकी भी अब इनकी बारी है अगली।
आप यहाँ की बात कर रहे हैं, भलसवा डेयरी की केस है दिल्ली का, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का, एक आदमी की हत्या की गई है, उसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें कि एक खालिस्तानी ट्रेंड ऑपरेटिव निकला है, एक PFI ट्रेंड ऑपरेटिव निकला है। दोनों ने मिलके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में किया गया है केस। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, न्यूज़ है, आप कोई भी खोल के देख लीजिए आज के डेट। PFI के साथ भी अलायंस है इनका मतलब? जी, कोशिश हो रही है। PFI का कहाँ कहाँ तार है हम सबको पता है। तो आई एम नॉट सरप्राइज दैट दिस इज हैपनिंग नाउ। और इसका इसीलिए मुझे और भी विश्वास होता जाता है कि ये ISI का ही कहीं ना कहीं क्रिएशन है आदमी। और जो ट्यूटरिंग की बात आपने की, तो वो कहाँ से आ रही है? तो हैंडलर्स होते हैं ना हर किसी के, हैंडलर्स जो अब होते हैं ये तो अब इतना बड़ा मुद्दा बन गया। अगर आप डायस्पोरा की बात करें, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, वहाँ पे आप देखिए अब इतना बड़ा फंडिंग की उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको चाहिए भी नहीं कि ISI फंड करे। बिल्कुल इंटेलेक्चुअल सोफिस्टिकेशन जो है वो भी अब उस कम्युनिटी में आ चुका है। दे नो ऑल द गेम्स हाउ टू बहुत प्ले। ही प्रकांड रूप में इंटेलेक्चुअल कवर दिया गया है इसको पिछले 10 साल में, विशेष तौर से। अगर बट आई एम सेइंग कि पाकिस्तान के अलावा किस किस का हाथ हो सकता है इसमें, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में अभी ये सब करना मुझे नहीं लगता, उनके पास खाने के तो पैसे हैं नहीं, फिर भी वो करेंगे बट नॉट टू दिस एक्सटेंट कि वो ये सब ट्राई करें। देखिए, अब आई कैन प्रूव दिस राइट नाउ, लेकिन मेरा मानना है दैट देयर आर अदर कंट्रीज दैट हैव इनमिकल इंटरेस्ट ऑन इंडिया, उनका भी हाथ है। एंड आई गिव यू एन एग्जाम्पल एंड आई गिव यू वन रीजन व्हाई आई बिलीव दैट। ऑपरेशन पैंथर हुआ था कनाडा में, जहां पे ड्रग माफिया के ऊपर सीवियर क्रैकडाउन हुआ था, 2021 के एंड की बात है शायद। उसमें बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक तत्व पकड़े गए थे, अरेस्ट किए गए थे, उनके ऊपर अभी केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान में भी, सॉरी इसमें कनाडा में चल रहा है, माय अपॉलॉजीज। कनाडा में जो ड्रग का बिजनेस है, स्पेशली जो फेंटेनाइल, मेथैम्फेटामीन, इस तरह के जो हार्ड ड्रग्स का जो बिजनेस चल रहा है, ये माना गया है कि वो ज़्यादातर एक विशेष इंडो पैसिफिक कंट्री से आ रहे हैं। अब मैं इससे ज़्यादा हिंट नहीं दे सकता इस समय, लेकिन मेरा अब जब आप 2+2 करते हैं नेचुरली, तो आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये एक ड्रग ट्रेड है जिसकी फाइनेंसिंग से इंडिया में ड्रग्स, वेपन्स, ड्रोन के माध्यम से भेजे गए हैं, ये हमको भी पता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे, हर हफ्ते एक रिपोर्ट जा रही थी इंटेलिजेंस में कि इतने ड्रोन हमने इंटरसेप्ट कर पाए हैं BSF के साथ मिलकर, या इतने ड्रोन पकड़े लैंड हुए हमने देखा है, इतने हमने बॉर्डर के अक्रॉस आते हुए देखे हैं। एक ड्राइवर प्रॉब्ली वो भी था कि वो 50 किलोमीटर की बाउंड्री बनाई गई थी उस समय BSF की जुरिस्डिक्शन की, बिकॉज ये एक ऐसा इंटरनेशनल मामला है। अब तो बलून्स की भी बात होती है, बलून्स कैन ऑल्सो बी यूज टेक्निकली फॉर डूइंग दैट, राइट। कितनी देर लगती है, वो तो और भी सस्ता है ड्रोन से। तो क्या ये जो कनाडा में जो कार्टेल है, ड्रग कार्टेल, उसमें खालिस्तानियों का हाथ है? हाँ बिल्कुल है, स्पेशली ब्रैम्पटन और ओंटारियो वाले एरियाज में जिस तरह के लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं इनमें। अच्छा, वो वहाँ बहुत पे सारे तो खालिस्तानी समर्थक हैं ओपन। वहाँ पे बिहारी और यूपी वाले नहीं बेच रहे क्या नशा? नहीं गोल्डी बराड़ कहाँ बैठा है? हाँ, गोल्डी बराड़ कहाँ बैठा है? वो ये बताओ। कैलिफोर्निया में है या कनाडा में है वो? अब है तो कैलिफोर्निया में, लेकिन उसका कनाडा से भी लिंक है ना। ड्रग नेटवर्क USA में कौन चला रहा है? मिक्स ऑफ ग्रुप्स है ना, उनमें एक ग्रुप ये भी है, तब का ये भी है। नॉर्थ अमेरिका में पूरे, इनफैक्ट आई वुड से कनाडा USA दोनों मिला के बोल रहा हूँ मैं। स्थिति वहाँ पे भी, मतलब उसकी फाइनेंसिंग जो है वो यहाँ पे बेसिकली रिसाइकल हो रही है। अब ये देखिए आप एक बात, पंजाब सरकार की कितनी महान है ये पंजाब सरकार। ये गोल्डी बरार की फेक न्यूज़ आई कि ये अरेस्ट हो गया है। हमारे मान साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान जी, उन्होंने क्लेम कर दिया पब्लिकली कि ये हमारे एफर्ट्स की वजह से कि ये गोल्डी बरार को भारत लाया जाएगा और वो फेक न्यूज़ थी भाई साहब। मतलब कितने इनकम्पिटेंट हो आप। और अब ये कह रहे हैं, जब ये सब हो रहा है तब ये लोग क्लेम कर रहे हैं, मतलब इनसे अपनी पुलिस स्टेशन नहीं बचाया जा रहा है, और ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव हो गई है। पूरे बड़े बड़े पेज में एड्स में निकालते हैं, फ्रंट पेज पे।
मुंबई में यहाँ पे ये सिचुएशन हो रही थी और ये भाई साहब मुंबई में गए हुए थे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ, हाँ, उद्धव ठाकरे जी से उद्धव मिल रहे ठाकरे हैं से मिल रहे थे। और वहां पे बोल रहे हैं जर्नलिस्टों को कि अरे वो तो कोई छोटी घटना है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर तो इम्प्रूव हुआ है पंजाब में, देखिए हम कंट्रोल पे कर रहे वो हैं चीजें। प्रोपेगेंडा अलग चला रहे हैं। 2022 25 दिसंबर, ठीक है, प्रेस रिलीज है, 25 है 26 है, हाँ 26 दिसंबर है, राइट। अंडर द लीडरशिप ऑफ सीएम भगवंत मान, पंजाब विटनेसेस सिग्निफिकेंट डाउनफॉल इन क्राइम रेट इन 2022। मजे की बात पता है क्या है, इसमें ना 2 आरपीजी अटैक्स जो हुए ना पंजाब पुलिस के ऊपर, वो मेंशन ही नहीं थे। इसमें 1 साल से कम में 2 आरपीजी ग्रेनेड अटैक पंजाब पुलिस पे होते हैं, उनमें से एक उसके इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे होते हैं मोहाली में, और आप उसको ना उसका रेफरेंस भी नहीं देते और बोलते कि इंप्रूव हुए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। नंबर ऑफ पीपल अरेस्टेड फॉर ड्रग्स, ठीक है, वो बताता हूँ आपको। वैसे क्राइम रेट कम हो सकता है जब आप क्राइम को रजिस्टर ना करो। एग्जैक्टली वही तो हो रहा है ना इस समय। हाँ, Police have arrested 16,798 drug smugglers / suppliers including 2,316 big fish। अब ये इनका दावा है उस समय। पंजाब में इस समय 10 मिनट डिलीवरी ऑफ ड्रग्स हो रही है। क्या? 10 मिनट डिलीवरी ऑफ ड्रग्स घर पे होती है अच्छा। जी। मतलब आप सोचिए कि ये तो वो हाल है कि मतलब डंजो ब्लिंकिट भी शर्मा जाए। हाँ, मॉडल तो अच्छा है 10 मिनट वाला, वो तो उनका तो 20 मिनट का है। बिल्कुल। एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट, 18 terror modules busted, 119 terrorist radicals arrested, 43 rifles recovered। Are you kidding me? 220 revolvers, pistols recovered. Total hand grenades recovered 37. Drones recovered 22. ठीक है। 5 high profile cases effectively solved. IED blasted police post कलवा नूरपुर बेदी। ये इनकी बताई हुई बातें बता रहा हूं मैं। आरपीजी अटैक एट द इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर जो इन्होंने क्लेम किया था, जिसमें अपना ये लांडा हरीके की गैंग बेसिकली इन्वॉल्व थी। मर्डर ऑफ पंजाब सिंगर शुभदीप सिंह अलियास सिद्धू मूसेवाला। किलिंग ऑफ बरगारी सैक्रिलेज अक्यूज प्रदीप कुमार। बाय द वे 7 अक्यूज थे बरगारी के सैक्रिलेज के केस में, 6 का मर्डर हो चुका है इन द लास्ट 5 years। सो बेसिकली गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। आरपीजी अटैक एट पीएस सराली तरन तारण। देखिए 2 आरपीजी अटैक मेंशन किए, ये बोले हमने क्लेम कर दिया सब, उसके बाद बोलते लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज इंप्रूव। अभी तो हम ये बात कर भी नहीं रहे कि आपने कितने टेररिस्ट मॉड्यूल्स जो दिल्ली में पकड़ में आ रहे हैं जो लोग, या कुरुक्षेत्र में हरियाणा में पकड़ में आए हैं वेपन्स, हम तो उनकी बात भी नहीं कर रहे हैं। और ये लोग बोल रहे हैं कि सारे शूटर तो हरियाणा से आ रहे हैं, तो मतलब इतनी इनकी आईटी सेल ये कर रही है कि यूपी में क्राइम ज़्यादा है पंजाब के कंपैरिजन में। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यार ये पार्टी की टट्टूगिरी बंद करो और ये देखो कि देश किस तरफ जा रहा है। एग्जैक्टली। और ये लोग बोल रहे हैं कि ये मतलब आईटी सेल का मैं पढ़ रहा था, इन 2-4 जो इनके है ना आम आदमी पार्टी वाले, ये लोग इम्प्लाई कर रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है अमृतपाल। उनको लगता है कांग्रेस की तरह हर कोई है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली उनको ये समझ नहीं आता है कि कैसे बोलूँ, जो आदमी ऑपरेशन ब्लैक थंडर में प्रेजेंट था, इन्वॉल्व था, वो बेवकूफ़ी क्यों दोहराएगा जो एक बारी हो चुकी है। कौन था? अजीत डोभाल। हाँ, ये सबको अपने जैसा बेवकूफ़ समझते हैं शायद। ओ यार, हरियाणा से अगर शूटर आया तो तुम पकड़ लो ना, तुम क्यों नहीं पकड़ते हो फिर? ये समझाओ ना मुझे, वो करके कैसे चला जाता अगला। और एक इंसिडेंट जो हाथ काटने वाला, आपने देखा वो वीडियो? हाँ, उन्होंने पहले बोला ये पहले हरियाणा में हो चुका है, हाँ, बाद में पता चली थी एक सेपरेट केस निकला है। हाँ, मतलब वो वीर जी कर रहा है और उसका हाथ काट दिया यार, पाजी पाजी कर रहा है वो। मतलब मैं क्या बोलूं अब आपको, ये अभी जो अब ये देखिए बिजनेस समिट चल रहा है पंजाब में इस समय, इन्वेस्टर समिट चल रहा है, 250 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अजनाला में ये हो रहा है। कौन सा कॉन्फिडेंस जनरेट करेगा? उल्टा पंजाब से इस समय बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पलायन करने की पूरी तैयारी में बैठे। हाँ, अभी यूपी इन्वेस्टर समिट में गए आपको मैं 2 नाम बताता हूं जो प्योरली पंजाबी इंडस्ट्रीज हैं लेकिन बहुत बड़े नाम है, नाहर स्पिनिंग मिल्स एंड ट्राइडेंट ग्रुप। तुम उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट कर पा रहे जो तुम्हारी होम ग्रोन इंडस्ट्री है, तुम बाहर से क्या लाओगे? वो छोड़ने की बात कर रहे हैं।
वो तो यूपी गवर्नमेंट महंत योगी आदित्यनाथ जी से मिल चुके हैं इस बारे में, एमओयूज भी साइन हो चुके हैं यूपी गवर्नमेंट के साथ, लैंड के लिए एमओयूज भी साइन हो चुके हैं। जो पंजाब की जो स्ट्रेंथ जो थोड़ी बहुत अभी रह गई है टेक्सटाइल्स में, वो भी खत्म हो जाएगी। ये इनको समझ नहीं आ रही क्या? ये सुनिए मजे की बात, ट्राइब्यून की खबर आपकी 23 फरवरी की। ₹38,175 crore investment in state in 11 months, which will create 2,43,248 jobs. कितना प्रिसाइज नंबर है। ना 49, ना 47, ना 46, 248 एंड में आ रहा है। पता है कि एक एक जॉब का पता है कितनी क्रिएट होंगी। ये भी नहीं बोला अरे 2 लाख होंगी, 2.5 लाख होंगी, 3 लाख होंगी, नहीं, इतना स्पेसिफिक नंबर आप पक्का कह सकते हो किसी बाबू ने बनाया है और उसको पता है कि अपने मन से बनाया है उसने। बाय द वे होम मिनिस्ट्री जो है पंजाब की, वो सीएम भगवंत मान के अंडर ही है। हाँ, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये है 29 अगस्त 2022 की खबर। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बैन्स माइनिंग अक्रॉस रावी रिवर इन पठानकोट एंड गुरदासपुर। आपको पता है बीएसएफ ने क्या बोला था उसमें? मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि एफिडेविट में उन्होंने क्या बोला बेसिकली। बॉर्डर एरियाज में जो माइनिंग हो रही है, in the other affidavit, the BSF reiterated that sand mining was going on unabated and unchecked in the Ravi river bed, in close proximity to the international border. इंटरनेशनल बॉर्डर पहुंच गए। ठीक है। the affidavit added it was posing a huge threat to the security of international border fence beside affecting the future course. मतलब ऐसा हो गया है कि अगर और माइनिंग हुई तो जो बंकर है सिक्योरिटी का वो कोलैप्स करने वाले। ये उन्होंने एफिडेविट पे बोली है बात। पंजाब गवर्नमेंट इस प्रॉमिस पे आई थी ना, सैंड माइनिंग माफिया की कमर तोड़ेंगे। ये कमर तोड़ी है। बोला था भाई साहब कि देखो, इन्होंने पूछा था ना कि आप फ्री सब कुछ दे रहे हो, फ्री बिजली दे रहे हो, 1000 रुपये औरतों को भी दोगे, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? तो हमारे भाई साहब ने बोला, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, कि देखो ये इतने सारे चोरी करते हैं, आप मान लो हर एक आदमी इतने चोरी करता है, तो देखो इतने 1000 करोड़ तो ऐसे ही आ गए सिर्फ माइनिंग से। सैंड माइनिंग को इसने बोला था कि अगर इसको मोनेटाइज करेंगे तो 20,000 करोड़ तो ऐसे ही आ जाएगा साल का। कहाँ है वो 20,000 करोड़ अभी तक? अरे 20,000 करोड़, 2,000 करोड़ तो दिखाओ, 500 करोड़ तो दिखाओ। इस समय 2-2 महीने का बैकलॉग चल रहा है सैलरीज पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का। उनको ये नहीं पता कि 10 तारीख को भी सैलरी आएगी कि नहीं। एक को तो छोड़ ही दीजिए इस समय। आपकी सैंड माइनिंग माफिया पे अपने क्या क्रैकडाउन किया? आप जो 20,000 रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, उससे कम से कम 6 महीने की सैलरी तो निकल जाएंगी ना इन लोगों की। कहाँ है वो? वेयर इज दैट 20,000 करोड़? मुझे कोई बताओ ना। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, फिर सोचते हैं कि लोग इनका मजाक ना उड़ाएं। फिर ये तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के पीछे पुलिस छोड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिसका वो बड़ा ही मतलब हास्यास्पद इंसिडेंट हो गया था कि पंजाब पुलिस वाज अक्यूज्ड ऑफ किडनैपिंग बाय हरियाणा पुलिस ने। सॉरी, मतलब माफ करिएगा, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। फिर मैं क्या बोलूं? पंजाब पुलिस जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल पुलिस फोर्सेस एंड हाईली मोटिवेटेड पुलिस फोर्स होती थी व्हेन इट केम टू फाइटिंग टेरर, उसकी ये परिस्थिति बना दी है कि उसके ऊपर किडनैपिंग केसेस लग रहे हैं इस समय, और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। और ये अभी से नहीं हो रहा है फ्रैंकली। ये तो आम आदमी पार्टी तो बस उसकी पराकाष्ठा बन रही है, उसकी इनएक्शन और इनेप्टनेस की। पिछले 15-20 सालों में जिस तरह का एक माहौल इंटेलेक्चुअली बनाया गया कि पंजाब पुलिस ने बहुत ह्यूमन राइट वायलेशन किए, बहुत एट्रोसिटीज करी, टेररिस्टों को मारने के नाम पे एनकाउंटर करे, उनको जेल में टॉर्चर किया, ये वो। आपने एसएसपी संधू का नाम सुना है? एसएसपी संधू को विशेष तौर पे केपीएस गिल साहब ने माझा बेल्ट में, तरन तारण में स्पेशली बोला था कि आपको मैं ड्यूटी देता हूं, आप कमर तोड़ें इसकी टेररिज्म की। उन्होंने तोड़ी। उसके बाद जब इन्वायरमेंट सुधरा तो जितने केसेस उन्होंने अकेले ने फेस किए हैं, या जितने पंजाब पुलिस के ऑफिशियल ने केसेस फेस किए हैं, उसके परेशान होके, उससे तंग आके एसएसपी संधू ने सुसाइड कमिट किया था। और उन्होंने अपने लेटर में खुल के बात लिखी थी कि दिस बुलिंग एंड हरासमेंट दैट हैज बीन गोइंग ऑन। ये वो समय था कि मतलब जब केपीएस गिल जिंदा थे, और केपीएस गिल इतने आहत हो गए थे इस बात से, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा था। जब टेररिस्टों को करने की बात आती थी तो आप लोग उनकी शक्लें तक नहीं देखने आते थे, तब आप लोग अपनी हाजिरी नहीं देते थे कोर्टों में। आज आप लोगों को ये ह्यूमन राइट वायलेशन याद आ रहे हैं सबको। कैन वी बी मोर थैंकलेस अ स्टेट देन दिस?
मैं इसके बारे में भी बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से इस खालिस्तानी मूवमेंट जो चल रही है, अब ऐसा है नहीं कि एक दिन में खड़ी हो गई है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसका एक एस्केलेशन हुआ है, नीचे नीचे ब्रेन वॉशिंग हुई है बिल्कुल। पूरी जनरेशन की, बिल्कुल। और ये अभी तक पिछले साल तक, और पिछले साल क्या, अभी एक पिछले महीने तक ये लोग कहते थे कि ये सिर्फ खालिस्तान का जो सेंटीमेंट है ये सिर्फ सोशल मीडिया पे बीजेपी वाले हैं और उनके सपोर्टर्स हैं यही चलाते हैं, रियल ग्राउंड पे कुछ नहीं है। और आप देख लीजिए कि कितने लोग अमृतपाल के साथ चल रहे हैं और वो ओपनली ही इज कॉलिंग फॉर खालिस्तान। उससे पहले चलिए 2020 में ही चल लेते हैं, 2020-21 में जब ये किसान आंदोलन चल रहा था, कोई गधा ही होगा या कोई अंधा ही होगा, सॉरी पार्डन माय लैंग्वेज, जिसको खालिस्तान के बैनर नहीं दिख रहे थे वहां पे, जिसको भिंडरा वाले के पोस्टर नहीं दिख रहे थे। देयर वाज अ कंसर्टेड एफर्ट टू हाईजैक द प्रोटेस्ट। बिल्कुल। तो जी चिल्लाएं तो जी, हमारे बड़े एमिनेंट पत्रकार हैं जिनको, मतलब मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुंह से निकल जाता पंजाबी में लख लाणता। कू वाले क्या, कू वाले क्या, प्रिंट वाले क्या, कैसे भी ले लीजिए आप। गुस्सा तो मुझे इसलिए आ रहा है कि वो बोलते हैं पब्लिकली वीडियोस में अपनी कि इनको पंजाब नहीं समझ आता, इनको पंजाबी नहीं समझ आते, इनको सिख नहीं समझ आते, इसलिए ये ऐसी बातें करते हैं। फॉर हेवन सेक, यू वर रिपोर्टिंग इन द हीट ऑफ द मोमेंट इन द 80s फ्रॉम पंजाब। आप मुझे बताओगे कि आपने ये पैटर्न नहीं देखे दोबारा? आपके लेखों से मैं पैटर्न बता सकता हूं, आप तो विटनेस हो उसके, जीवित साक्षी हो उसके, फिर आप ये कैसे कह सकते हो? अब जी दूसरे सुर बगा रहे हैं। अब जब वो परिस्थिति उसमें चली गई है, उस स्थिति में चली गई कि अब वो वापस नहीं मुड़ सकती, तो अब जी उनके सुर बदल गए, सबके राग बदल गए। क्यों भाई? एक और हैं जो कैसे बोलूं मैं, जिनको दरबारी पॉलिटिक्स में बहुत रुचि रही है। आज उनका लेख है इंडियन एक्सप्रेस में कि अमृतपाल बड़ा ही डिस्टर्बिंग फिगर है, और तुमने भिंडरा वाले से आखिरी संवाद भी किया हुआ है, तुम मुझे बता रहे हो ये? अब 1 साल से ये बंदा घूम रहा है यहाँ पे, तुमको तब नहीं देखा किसी को? अब तो हमको भी पता चल गया है, तुम कहाँ थे पहले। मैं अगर देख सकता हूँ बैठे बैठे 6 महीने 7 महीने 8 महीने से, मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया, तुमको नहीं दिखा? मैं तुम्हारी हैसियत का भी नहीं हूं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तो बस यही कह सकता हूं, बहुत कड़ी भाषा यूज कर रहा हूं आज मैं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूं और चिंतित हूं उस बात से कि आप लोगों ने ये देश के खिलाफ काम किया है, इस बात को दबाए रखने का, इस बात को इग्नोर करने का। आप इंटेलेक्चुअल बनते हो, आप इस देश की इंटेलेक्चुअल क्लास समझते हो अपने आप को, आपका ये दायित्व था कि आपको ये चीज फ्लैग करनी चाहिए थी उसी समय, आपने नहीं करी ना। आप एसजीपीसी के एक्सट्रीमिज्म को सारा का सारा मीडिया वहीं था ना, सारा मीडिया वहीं बैठा हुआ था। कौन नहीं बैठा हुआ था? और ये वही उस मीडिया को गोदी मीडिया बोलते हैं। हाँ। जिन्होंने पूरे प्रोटेस्ट में बिल्कुल इनके सारे, मतलब दिन पे क्या हो रहा है, सुबह क्या हो रहा है, शाम को क्या हो रहा है, क्या खाया क्या पिया, सारा का सारा रिपोर्टिंग पूरा टीवी पे वही चलता था। बिल्कुल। कौन इसको नहीं दिखा रहा है, मुझे ये बताइए, किसने ये झूठ छुपाया फिर? और ये तो मतलब मैं सबसे बड़ी गलती मानता हूँ हरियाणा वालों की, इन्होंने जो इनका सपोर्ट किया है, सो कॉल्ड फार्मर मूवमेंट और सो कॉल्ड भाईचारा और ये बड़ा भाई और छोटा भाई, ये सब जो बकवासें हरियाणा वालों ने की है ना, उनका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। देखो भाई, पंजाब और हरियाणा में अभी देखिए एक पंथक इशू जो इन्होंने बना रखा है, हाँ, अननेसेसरी। हरियाणा में जो चल रहा है, हाँ, अब उस पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली केस HSGMC एक्ट के फेवर में दिया है। ओ जी, ये बादल गुट के अकाली दल वाले चिल्ला रहे जी हमारे साथ ना इंसाफियां हो गई हैं, हमारे साढ़े नाल तक्का होया सी। सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं आप लोग। अरे हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अब इनको निकाला है, SGPC वाले बंदों को। अभी आपने देखा होगा वो वीडियो आया था जिसमें इनको धक्का मार के निकाला है। एविक्शन है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैंड ओवर करना है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बलबूते पे हुआ ये। अच्छा, डाडूवाल साहब जो लीड कर रहे हैं, जो HSGMC के चेयरमैन भी थे, डाडूवाल साहब को ये लोग पंजाब में प्रचार भी नहीं करने देते। और सुनिए कितनी मतलब दुष्प्रचार की बात करी है SGPC ने। उसने बोला महंतों के हाथ में चले गए गुरुद्वारे। केड़े महंत भाई? डाडूवाल साहब महंत है? ये ऐसे लोग हैं। एक प्रीचर हैं पंजाब में, कथा, मतलब जैसे हमारे कथावाचक होते हैं, उनके पाठी होते हैं, जो ग्रंथी पाठी होते हैं, रंजीत सिंह ढाडरिया वाले जी, भाई रंजीत सिंह जी ढाडरिया वाले जी को ये लोग मंच तक नहीं लगाने दे रहे आजकल पंजाब में, क्योंकि वो खुल के इनका विरोध करते हैं। इनका किनका? SGPC का, अमृतपाल का, इन सब पे उंगलियां उठाते हैं ये। ढाडरिया वाले जी ने एक बारी बोला,
जब ये गुरुद्वारा की जो दरबार साहब में जो लिंचिंग हुई थी उसके इस पर उन्होंने बोला चलो तुम्हें पीटना उसको पीट लो, और यार कम से कम एक बारी पूछ तो लेंदे तेनू किन्ने भेजा, क्यों नहीं किया? वो जी इन सब की भौएं चढ़ जाती हैं ऐसी बातें करने पे। और अब ये भी होगा, आप लिख के ले लो, अब ये होने वाला है कि जो भी इनके खिलाफ बोलेगा, अमृतपाल के खिलाफ बोलेगा, पंजाब में पहले उसकी हत्या की जाएगी। वो तो हो ही रही है ना, एक तरह से वो सिचुएशन क्रिएट करी जा चुकी है, होगी, अभी शुरू होगी। अच्छा किसी ने बड़ा मजेदार शेयर किया है, एक मर्सिडीज की गाड़ी में घूम रहे हैं, हाँ, हरियाणा का नंबर है, और वो कैन यू गेस हु इज ओन्ड बाय? कौन है? वही मैं सोच रहा था कि किसकी गाड़ी है ये। अपेरेंटली नंबर प्लेट के ऊपर किसी ने रिवर्स सर्च किया तो पता चला कुछ हिंदुओं की गाड़ी है वो। वो किस तरह के एलिमेंट्स हैं बाकी समझ जाना चाहिए हम सबको, क्योंकि ये जो एक नेटवर्क बहुत टाइटली क्रिएट किया होता है जिसमें कि जो फाइनेंसिंग है हवाला एलिमेंट्स के थ्रू आती है, हम सबको पता है क्योंकि ये मॉडल हमने बहुत जगह देखे हुए इंडिया में। अच्छा, एसजीपीसी जो ये गेम शुरू करी है उसका एक ही परिणाम है, हम सबको पता है वो किस दिशा में जा रहा है, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं अभी। हमारे जो अमृतकाल में ये अमृतपाल चैलेंज है, बिल्कुल, इसको अब क्या करना चाहिए? सब कुछ है हमारे पास 84 का एग्जाम्पल है, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक थंडर का एग्जाम्पल है, बिल्कुल, पूरी इंसर्जेंसी का हमने देखा है कि किस तरफ से हर स्टेज देखी है जो अभी हो रही है ना, वो हर स्टेज देखी है, और उसके 10 साल बाद क्या होने वाला है वो भी अगर इसी डायरेक्शन में गया तो उससे भी बुरा होने वाला है। प्रॉब्लम वही है, इनडिसाइसिवनेस उस समय पॉलिटिकल और आज दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। उस समय बरनाला जी की सरकार जो थी दैट वाज आल्सो सिटिंग डक, ये गवर्नमेंट भी सिटिंग डक है जो अपनी इंटरनल इनफाइटिंग से मर रही है। अच्छा, एक मजे की बात बताता हूँ आपको, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा हुआ पंजाब गवर्नमेंट से, ये बताओ कि वो लिस्ट किसने जारी करी जिसमें सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी विड्रॉ करी है, ये बताया गया। पूरे डीआईपीआर का ट्रांसफर हो चुका है, तबादला हो चुका है, लेकिन वो नाम नहीं बताया जा रहा जिसने रिलीज करी है। कौन है वो? मैं इतने भी छोड़ूंगा, लेकिन बस ये बात, ये फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने को तैयार नहीं है पंजाब गवर्नमेंट, हाई कोर्ट में जवाब देने को तैयार नहीं पंजाब गवर्नमेंट कि किसने रिलीज की। जी, तो बहुत क्लोज होगा कोई सीएम बस समझिए कि सीएम का कोई दिल्ली हैंडलर होगा, और नॉट नेसेसरली द इमीडिएट वन, बट एक पूरा नेटवर्क पंजाब में घूमता है हैंडलर्स का, जो कंट्रोल करते हैं, जो हर डिपार्टमेंट पे बैठा हुआ है कुंडली मार के, जैसे समझिए। तो अब सॉल्यूशन क्या है इसका, इस चैलेंज का? इंडियन स्टेट क्या कर सकती है और पंजाब गवर्नमेंट क्या करेगी? उससे तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वेरी कैंडिडली दिस, पहली बात तो अब ये लोगों को बहुत अजीब लगेगी बात सुनने में, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि 80s में भी तभी इफेक्टिवली, लेट 80s अर्ली 90s में भी तभी मुकाबला हो पाया था जब स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन स्टूड अप, खासतौर पे पंजाब पुलिस। उस समय आर्मी वॉज नॉट इन्वॉल्व, कीप दिस इन माइंड, सीआरपीएफ, सीए, ये सब कोई नहीं थे, पैरामिलिट्री नहीं थी, बेसिकली पंजाब पुलिस लेड एफर्ट थी। इवेंचुअली इट इज फ्री हैंड होगा तभी किया होगा, फ्री हैंड होगा। दूसरा, क्योंकि पता है सबको कि कौन से लंपन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं इन सब में, जितने ये गैंगस्टर तबका है, जितना ये गुंडा तबका है, यही अपने आप को बॉर्न अगेन सिख दिखा के अमृतपाल के झुंडों में घूम रहे हैं। ये इतने अपने आप को धार्मिक बनता है ना, इसने निहंगों के बहुत बड़े लीडर थे, मतलब बेसिकली जो उनके पंथ के जो हेड थे, बाबा संता सिंह जी, उनको गाली, उन तक को गाली दे दी थी इसने। निहंगों ने तो जो जम के इसकी बैंड बजाई है सोशल मीडिया पे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबा संता सिंह के बारे में कुछ बोलने की, तब से इसका मुंह नहीं खुला उसके बारे में। क्या बोला? अब वो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, पर उसने बहुत ही अपशब्द बोले थे उनके बारे में, बहुत ही गलत बोला था उनके बारे में। और संता सिंह जी जो थे, उन्होंने इंटेलेक्चुअल लेवल पे भिंडरांवाले की बात को इन टर्म्स ऑफ सिख सुप्रीमेसी इन पंजाब, जो सिखा दा बोलबाला जिसे बोलते हैं, जो आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन में भी है, राज करेगा खालसा। देखिए देयर इज अ, क्या होता है ना, ये थोड़ा ग्रे एरिया बन जाता है, क्योंकि एक बात बताइए मेरे को, ये राज करेगा खालसा की बात है, ठीक है, जब से देश आज़ाद हुआ है बिल्कुल तब से कोई भी नॉन सिख सीएम
पंजाब में नहीं रहा। 1967 के बाद तो बिल्कुल नहीं। 67 के बाद जब से पार्टीशन हुआ, हाँ। हरियाणा पंजाब हिमाचल बना, बिल्कुल। तो ये कौन सी बात कर रहे हो यार? क्या चाहिए फिर? सब कुछ तुम्हारे पास है, जमीन तुम्हारे पास है, पैसा तुम्हारे पास है, मतलब पावर, पॉलिटिकल पावर तुम्हारे पास है, सब कुछ है, फिर भी क्या क्या चाहिए और? यू नो व्हाट्स द फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट? जो इंटेलेक्चुअल कवर दिया गया है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन बताया जाता है पंजाब का। कौन से पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एग्रीकल्चर होता है डोमिनेंट इकोनॉमी में? मुझे ये बता दे कोई। आप समझ रहे हैं किस तरह के धोखाधड़ी चली है इंटेलेक्चुअली? कितना मतलब डेंजरस गेम खेला गया इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। अच्छा, हम पहले बात कर रहे थे जो, हाँ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होती है, अब आपने इंडस्ट्री तो भगा रखी है, जो बची खुची है वो भी चली जाएगी। अब आप ये मुझे बताइए कि ये कैसे चल सकता है कि आप भगाते रहो फिर बोलें कि आपके साथ धोखा हो रहा है। आपने रिलायंस को भगाने की पूरी कोशिश की जियो के टावर तोड़ के, आपने अडानी का ड्राई पोर्ट बंद करवाया लुधियाना में, आपने रिलायंस फ्रेश स्टोर्स बंद करवाए, फिर बोले जी हम जॉब नहीं छोड़ने देंगे। आर यू बिगर देन द गवर्नमेंट? ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ बात। लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं आपकी वजह से। अभी वो जो फैक्ट्री बंद करवाई, हाँ, जो वहाँ पे इन्वायरमेंटली फैक्ट्री की कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। फिरोजपुर की फैक्ट्री, फिरोजपुर वाली। वो बोलते हैं जी हिंदू तो यहाँ पे हिंदू डोमिनेंट एरिया, आप क्यों नहीं लड़ते? हमें आके बोल, हम हिंदुओं को जाके बोलते हैं। वो छोड़ो, उस पे क्या हुआ, इन्होंने बोला कि इस यहाँ से जो दारू बन रही है वो उसकी वजह से लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। तो एक कमेटी थी पंजाब सरकार की, वो कमेटी ने रिपोर्ट दी कि इसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। इट इज विद इन द कंप्लायंस ऑफ द लॉ इज व्हाट द कमिटी सेड। और इन्होंने फिर भी वो ताला लगा दिया खुद जाके। ठीक है। उसके बाद पंजाब सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है कि उसको खोल दें। नहीं खोल ये सिचुएशन है। उससे पहले इन्होंने जो ये लुधियाना के पास जो फॉरेस्ट है, एक छोटी सी फॉरेस्ट पट्टी है, उसको बचाने के लिए कैंपेन रन किया। फार्मर यूनियंस नहीं किया। और ये देखिए, नाउ अनदर सेक्शन ऑफ दिस, अनदर थ्रेड ऑफ दिस, ये फार्मर यूनियन जीते नहीं तो इन्होंने बेसिकली बुलिंग एंड गुंडागर्दी करना शुरू कर दी पूरी स्टेट में। जगह जगह मोर्चे लगा के, सड़कें बंद करके जीना हराम कर रखा है लोगों का। सॉरी फॉर द स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। भाई साहब, मैं कभी भी, आप है ना, हरियाणा से पंजाब में क्रॉस करो, आप श्योर नहीं हो कि आप 12 घंटे में निकलोगे या 10 घंटे में निकलोगे, क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन सा रोड ब्लॉक कर रखा होगा। एग्जैक्टली। 4 लोग बैठ जाते हैं तंबू लगा के। ये अंबाला वाला एक दिन रोड ब्लॉक कर रखा था, उधर से आ रहे थे हिमाचल से। बिल्कुल। पूरी रात निकल गई हमारी। बिल्कुल। 8 बजे वहां पे पहुंचे थे और 3 घंटे में दिल्ली में होने चाहिए थे, लेकिन पूरी रात में 3 बजे पहुंचे हैं जाके। पूरे पंजाब को इन्होंने हाइड पार्क बना के रखा हुआ है इस समय लंदन का। सोच रहे हैं आप क्या हाल कर रखा है। कौमी इंसाफ मोर्चा का जो हुड़दंग हुआ था मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पे, जिसमें चंडीगढ़ पुलिस के कम से कम 50 लोग घायल हुए बाय द वे। 11 ऑफ देम हैड वेरी सीरियस इंजरीज। उसमें कुछ एक दिन पहले अमृतपाल सिंह महाराज जी जो थे, वो भी अपना प्रवचन देके गए हुए थे। किस तरह का हद तो ये हो गए कि जिसके लिए लड़ रहे हैं बलवंत सिंह राजवाना, उसने मीडिया को बोल दिया कि मेरा इस कौमी इंसाफ मोर्चा से कोई लेना देना नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? ये किसके लिए हो रहा है? कौन कर रहा है ड्राइव? मुझे ये बताओ। बंदी सिंह के नाम पे, दिस इज अनदर थ्रेड दैट आई रियली वांट टू फ्लैग। एसजीपीसी जो डेंजरस गेम खेल रही है, एंड फ्रैंकली मुझे बड़ा बुरा लगता है कहते हुए, खेद होता है कि बहुत सारी ऐसे मेन स्ट्रीम पार्टीज भी हैं जो उसके सपोर्ट में खड़ी होने की कोशिश कर रही हैं जस्ट टू गेट सम वोट्स, जो मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगता। क्योंकि आप बहुत सारी कम्युनिटीज हैं पंजाब के अंदर जो उससे बहुत असहमत हैं। अच्छा, बंदी सिंह के मोर्चे में कौन कौन इन्वॉल्व है ये सोचिए, सुनिए आप। सिमरनजीत सिंह मान, सुखबीर सिंह बादल, परमजीत सिंह जो दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के हेड रह चुके हैं, जो मतलब जो एक दूसरे से आंख नहीं मिला पा रहे हैं, वो एक साथ खड़े हुए इस पे अपने आप को रेलिवेंट करने के चक्कर में। और ये कौमी इंसाफ मोर्चा तो उसी के ही ऑफशूट निकला ना एक तरह से। फिर उन्हीं की लगाई हुई आग का एक कुछ ऐसी चिंगारी है जो अब दहक रही है सब जगह। तो परिस्थितियां बहुत ही गंभीर हैं इस समय पंजाब में। अब मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर है। सच्ची मैं शायद मेरी इतनी दूरदर्शिता नहीं है कि मैं बता सकूं इसका क्या समाधान है। पर
लॉ एंड ऑर्डर हैज़ टू बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, पीरियड. स्टेट डिसअपियर हो चुका है. कोई ऐसा फिगर दिखता नहीं केपीएस गिल टाइप का जो खड़ा हो सके इनके खिलाफ. आई होप देयर इज समवन, नाम ना है बेशक उसका पब्लिक में, बट आई होप देयर इज समवन हुज लाइक दैट. या बेअंत सिंह जैसी, अगर बेअंत सिंह के 1% भी रीढ़ की हड्डी कोई दिखा सके इस समय स्टेट के अंदर और इनको इनसे टक्कर ले सके. पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का वर्चस्व कायम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ रिपीटेड प्रॉब्लम अगर इन तत्वों को नहीं कंट्रोल किया गया, अगर गैंग वायलेंस को नहीं कंट्रोल किया गया. गैंग वायलेंस वाले लोग ही खालिस्तान का काडर बनते हैं हर बारी. ये सोचिए बहुत. एंड सेकेंड फ्रंट जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है वो है नैरेटिव वॉरफेयर. एक टाइम पे काफ़ी सारे इसके जो वीडियोस वगैरह थे वो प्रोहिबिट कर दिए गए थे सोशल मीडिया पे इंडिया में अमृतपाल के, लेकिन अभी भी आराम से सब देख सकते हैं. अच्छा, सिर्फ अमृतपाल की बात नहीं है, एक इंटरनेशनल लेवल पे जो खेल चल रहा है. अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. ऑस्ट्रेलिया में जब वो रेफरेंडम कराया गया था खालिस्तान के नाम पे, जिसमें हमारे जो पेट्रियाटिक बच्चे हैं उनको खालिस्तानियों ने डंडों से मारा है. पर्चा नहीं दायर हो पा रहा था बिकॉज देयर वाज नोबडी सपोर्टिंग दीज इंडियन स्टूडेंट्स. उल्टा उनके ऊपर पर्चा दायर कर गया था कि इन्होंने इंस्टिगेट किया, इन्होंने वायलेंस शुरू करी. जो हमारे काउंसलेट जनरल थे मेलबर्न में, वो कहाँ थे उस समय? अब मुझे बड़ा बुरा लगता है बोलते वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैच देखने गए हुए थे. उसके बारे में वो ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन इस पर नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पा रहे थे वो, ना इसके बारे में कोई बोली गई बात. लेट रिएक्शन आया. हर दूसरे दिन चलिए वो यूके में जो हाई कमीशन है उसमें तो रोज ही कुछ बाहर खड़े होकर तमाशे कर रहे होते हैं. लेकिन ये बहुत क्लियरली क्यों नहीं संदेश जाता है कंट्रीज को कि आप हो रहा है, लेकिन वो उस इंटेंसिटी या गति से नहीं हो पा रहा है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कम्युनिकेट करें, आप समझाएं कि ये किस तरह के तत्व हैं. ये वो सांप है जो आप ही को डसेंगे कल को. और इनको ये समझ कनाडा को अब समझ आ रही है, लेकिन कनाडा बुरी तरह फंस चुका है इन तत्वों के साथ, तो उनको समझ नहीं आ रहा हम कैसे निकले इससे. और ये अमृतपाल जैसे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर फिर से तुम उसी डायरेक्शन में लेके जाओगे, मिलिटेंसी के डायरेक्शन में तुम लेके जा रहे हो इसको, तो अभी 58% सिख हैं. कितने सिख जो बाहर ये कंप्लेंट कर रहा है आईलेट्स करके तुम बाहर जा रहे हो, ये डबल हो जाएगा. एग्जैक्टली. आप वो पूरा स्टेट खाली हो जाएगा. आपने वो इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि पंजाब के अंदर यूथ तो रह ही नहीं पाएगा. हाँ, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे. इंसर्जेंसी हुआ और स्टेट तो रिस्पॉन्ड करेगा और फोर्सफुली करेगा. बिल्कुल. 84 में जितने हम इंडियन स्टेट स्ट्रांग थी उससे तो पता नहीं कितने गुना अब ज़्यादा स्ट्रांग है. एग्जैक्टली. तो अगर कुछ हुआ गलत डायरेक्शन में जिस तरीके से जा रहा है, तो पंजाब में तो मतलब आप ये जो वार्निंग दे रहे हो ना इलेट्स वाली, ये डबल होने वाला है. नहीं, आप चाह ही वही रहे हो ना. आउटफ्लक्स है ना वो, आप चाह ही वही रहे हो. ये आदमी जो है ये खुल के लोगों को इंस्टिगेट कर रहा है कि शहीद बनो, बच्चों गुरु के बच्चे बनो, गुरु के लिए कुर्बानियां दो. खालिस्तान सिंपथाइजर्स या सिख एक्सट्रीमिस्ट सिंपथाइजर्स ही इसके अगेंस्ट खड़े हैं इस समय. तुम कितने बच्चे और मरवाओगे हमारे? तो कैसे हो सकता है? ये कैसे चलने दिया जा सकता है? सिमरनजीत सिंह मान तक इसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है. आप समझ रहे हैं? तो ये क्या हो रहा है? आप इस आदमी को कैसे खुला घूमने दे सकते हैं पंजाब के अंदर? यही आशा करते हैं कि भाई कुछ सद्बुद्धि आए लोगों में जो जिनके हाथ में सत्ता है, और वो कुछ और हम एक्शन जैसे लें. लोगों के ऊपर केस फाइल करने से अच्छा है, या दूसरों के ऊपर केस फाइल करने से अच्छा है कि प्लीज इसके ऊपर केस फाइल करें. और यार इनको भी समझ में आना, ये अमृतपाल जैसे लोगों को भी समझ में आना, कहाँ लेके जा रहे हो तुम यार? जो तुम जिसकी वार्निंग दे रहे हो वही होगा तुम अगर उस डायरेक्शन में लेके जाओगे. तो बिल्कुल. स्टेट खाली हो जाएगी, सिख रहेंगे नहीं वहाँ पे, रहने की सिचुएशन नहीं बचेगी. देखिए, आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पंजाब ऑल्सो. लोगों को शायद लगता है कि मैं बहुत क्रिटिकल हूँ, लेकिन आई पर्सनली हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पंजाब फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस. फैमिली रीजंस हैं, कल्चरल रीजंस हैं, सोशल रीजंस हैं, इमोशनल रीजंस भी हैं. ये हालत में दोबारा नहीं देख सकता. एक ऐसा भी दौर था जब लोग पंजाब में निकलते थे, उनको पता नहीं था कि वो सुबह जाके शाम को वापस आएंगे कि नहीं. ये परिस्थिति के हम बहुत करीब आ गए हैं फिर से. लेट्स होप कि सिचुएशन चेंज हो और लोगों में थोड़ी बहुत सद्बुद्धि आए. वही आशा कर सकते हैं हम. थैंक यू रोहित भाई आने के लिए.
थैंक यू सो मच. आई होप इट रीचेज द राइट क्वार्टर्स एंड कुछ हो. Yeah, let's hope so. Bye.